संसद की गरिमा को और संसद की जरूरत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है कि जो सत्र होते हैं उनको छोटा किया जा रहा है और जब सत्र चलते भी हैं तो उसमें विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन लगता नहीं कि ये जो गतिरोध है ये अभी खत्म होने का नाम लेगा, क्योंकि बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाएगा वहां पर लीडर ऑफ हाउस को भी नहीं बोलने दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि सवाल पूछने की अनुमति स्पीकर देते हैं या नहीं। लेकिन इसको लेकर राज्यसभा में भी काफी गर्मा गर्मी रही। हालांकि वहां की कार्यवाही जरूर चल रही है, पर वहां भी क्या कुछ हुआ है और वहां पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और क्या कुछ हुआ उस कार्यवाही को भी देखते हैं और वहां किस तरीके से मंत्री लोग और क्या जो शिष्टता अशिष्टता संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा होती है वहां वो क्या व्यवहार कर रहे हैं उसका भी एक दिखाई पड़ता है, नमूना वहां पर देखा जा सकता है। देखते हैं क्या हुआ राज्यसभा में आज और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा और उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश की गई। सर देखिए, हम समझते हैं कि तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। Let him say something, then leader of the house is here to respond. Why you are worried about? सर, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं। You tell the truth, na? No, you are telling I am something telling against the truth, sir. No. चार You दिन tell से the truth. You disturbed. When Jairam Ramesh ji asked, सुनिए, yes, immediately I asked you to speak. All your people are coming and shouting. This is the democracy. अरे चार दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं। No, लोकसभा should not be discussed here. इसीलिए you want to tell something. हम ये चाहते हैं कि बोलना दीजिए और जी, you are very intelligent person. वाले बोलो, आप यूनिवर्सिटी के बारे में बोलते हो, आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है। You are a very intelligent person. You know everything. सर, and you know that Lok Sabha proceedings cannot be disturbed in Rajya Sabha. But that you know very well. We don't want to. And you are again and We again don't want to see that is not Parliament should be. Then I have to say Lok that Sabha nothing should be will go on closed record. and only Lok Sabha will run. Please be democratic. All those Even yesterday, what you were talking. come from Most of you, the members, Lok opposition, they are telling Lok Sabha is different, Rajya Sabha is different. We should be allowed to. Why the minister has not made his statement in the Rajya Sabha? This was your question yesterday. Now you are telling something वो else. राज्यसभा में आता है। हर कानून, हर बिल वहां से पास होने के बाद ही आता है। तो इसीलिए Now, okay, 1 minute. 1 minute. You can speak. वहां पर I will now ask the राहुल जी को बात करने के लिए आप नहीं दे रहे। Let him speak. Then you can बहुत speak. गलत Yes. है। Let him Wrong speak. message दिया And जा रहा you है can speak. और Please. देश के लिए Please भी take your seat. ये अच्छा नहीं। Please take your seat. मैं कहूँगा Now I have called the honorable leader of the house. तो ये राज्यसभा में भी गतिरोध बना हुआ है और वहां भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की बात की जा रही है और वहां भी जिस तरीके से अमलेंदु जी सीनियर लीडर्स ने वहां व्यक्तिगत आक्षेप लगाया और राहुल गांधी के लिए जो बात कही है जेपी नड्डा ने और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं और वो सारी बातें वहां जो व्हाट्सएप पर चलती रहती उस तरह की बातें वो लोग लाकर निकाल के सदन में रखते हैं और सदन की कार्यवाही में वो बातें हटाई भी नहीं जाती। हाँ,
हाँ, सदन की कार्रवाई से वो बातें हटाई भी नहीं जाती हैं समीर जी। और देखा जाए तो सदन में वो सब अब कल जो है, पहले पूरे दिन भर वो निशिकांत दुबे की बेहूदियाँ जो हैं वो पहले पूरी चलने दी गई, और उसके बाद रात को जाकर वो कुछ स्पंज किया गया उसमें से मामला। और आज आते ही ओम बिरला साहब जो ये नहीं कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने कल बहुत ज्यादा बेहूदगी की, उसको नहीं कुछ कह रहे हैं। सदन को शेरबंदगी जतानी चाहिए। बता रहे हैं कि विपक्ष के सांसद जो थे वो सत्ता पक्ष के सांसदों की बेल की तरफ से, अरे बाहर से बैठे वो गालियां देगा तो क्या विपक्ष के सांसद बैठे वो सुनते रहेंगे? नरेंद्र मोदी अगर वहां से गालियां बकने लग जाएं तो सांसद वहां बैठे हुए चुपचाप सुनते रहेंगे? तो ये इनको सदन चलाना आता नहीं है या फिर चलाना नहीं चाहते, दो में से एक बात है। या आप एकदम बिल्कुल बीजेपी के स्वयंसेवक की तरीके से काम कर रहे हैं। अरे होंगे आप स्वयंसेवक, आप हैं स्वयंसेवक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसमें आप चेयर पर, तो उस चेयर की आप अनुरूप बिहेव कीजिए ना, उस चेयर के अनुसार आप अपना जो है वो कार्य निष्पादित कीजिए। लेकिन आप जो है वो स्वयंसेवक ही बने हुए हैं। बिल्कुल, इसको लेकर यही बहुत गहमी रही और गर्मा गर्म बहस हो रही थी। और कह रहे हैं कि हाँ, लोकसभा की बात ना करिए, लेकिन बिल्कुल सही बात कही खड़गे ने कि दोनों ही सदनों से मिलकर संसद बनती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को इग्नोर करेंगे, और वहां लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो वो गंभीर मुद्दा है। खैर, इसको लेकर जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है और कहा भी है उन्होंने कि जब तक एलओपी को नहीं बोलने दिया जाएगा प्रधानमंत्री भी नहीं बोलने पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसद एकालाप की जगह नहीं है, मंच नहीं है, वहां संवाद होता है और आप विपक्ष की बातों को नहीं सुनेंगे। विपक्ष कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता नहीं होते हैं सांसद, वो अपने यहाँ के 20 लाख 22 लाख 25 लाख जनता के प्रतिनिधि हुआ करते हैं और उनकी बातों को रखते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र में। तो उनकी बातों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने, और उन्होंने लिखा भी है, उसको लेकर ट्वीट किया है कि किस तरीके से जानबूझकर सरकार नहीं चलने दे रही है सदन और आरोप उसका बढ़ा जा रहा है विपक्ष के ऊपर। सुनते हैं जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं। 3 दिन से लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जा रहा, वो अपना भाषण खत्म नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत हुई है पर उनको जानबूझकर रोका जा रहा है, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले उठा रहे हैं, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई लोकसभा और राज्यसभा में, जो हमारे फ्लोर लीडर हैं। और कल 10 बजे विपक्ष पार्टियों के सारे विपक्ष पार्टियों के नेता, फ्लोर लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के खड़गे जी के कमरे में मिलेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या रणनीति क्या होगी। पर जिस तरीके से जबरदस्ती रोका जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी पर अपमानजनक बातें कही जा रही हैं बीजेपी सांसदों से के द्वारा, उनका भी हम पूरा खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर असली मुद्दा ये है, एक मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, मूल मुद्दा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। जयराम सर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए और उन्होंने ब्लेम नहीं, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री तभी बोलेंगे जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते तो डिबेट का क्या मायने? प्रधानमंत्री तो जवाब का डिबेट का जवाब देते हैं ना। तो शुरुआत तो नेता प्रतिपक्ष करते हैं। जब डिबेट ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री क्या सवाल देंगे? हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी भाषण करेंगे, हमेशा 11 साल से वही करते आ रहे हैं। कांग्रेस का बदनाम करेंगे, पंडित नेहरू का बदनाम करेंगे, कांग्रेस नेतृत्व का बदनाम करेंगे, वो सब हम लोग जानते हैं। पर डिबेट औपचारिकता तो है ना। नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करते हैं, समाप्त करते हैं, 40 मिनट बोलते हैं। राहुल जी तो 25 मिनट तक बोलते हैं, उनको बोलने ही नहीं दिया गया है 3 दिन से। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नेता सदन, प्रधानमंत्री को बोलने क्या नहीं दिया गया। जब बहस ही नहीं हुई तो बहस का ही तो जवाब देना होता है उसमें, और खैर आए भी नहीं वो वहां। हाँ, आए भी नहीं, और जाहिर सी बात है कि बहस का जवाब ही जो है वो देना होता है, और बहस का जवाब दिया भी नहीं गया।
तो जब बहस शुरू ही नहीं हुई तो जवाब प्रधानमंत्री कहाँ से देंगे? यही बात जयराम रमेश कह रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जवाब तभी आप देंगे जवाब नेता विपक्ष को सुनेंगे। नेता विपक्ष के सवालों के आपको जवाब देने होते हैं, तो वो आप विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी मना कर दिया कि जब एलओपी नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, और जरूरी मुद्दे वो उठा रहे हैं उसमें उनको बोलने दिया जाए। हमने जब पहले दिन की बहस को देखा था, जब अखिलेश यादव का नाम लिया गया उस स्पीकर ने, तो उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद भी दूसरे नेताओं के नाम अगले दिन जब लिए गए विपक्ष के, उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है और विपक्ष का आरोप है कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है सरकार। और ये कहा जा रहा था कि आज कल के लिए कि प्रधानमंत्री 5 बजे उनका समय निर्धारित था, लेकिन उसके पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और लेकिन आज बैठक हुई है विपक्ष के नेताओं की, और जो जयराम रमेश कह भी रहे थे कि ये बैठक होनी है, उसकी आप विजुअल्स ये देख सकते हैं। राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम पार्टियों के सांसद हैं, यहाँ पर बैठक हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी की इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ, इस मुद्दे पर क्या हम लोग पिछले कई बार से देख रहे हैं कि लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। हाँ बिल्कुल, विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी, और तमाम मुद्दों पर एकजुट है। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सांसदों ने प्रदर्शन किया और 70 सालों में पहली बार हुआ कि सारे विपक्ष के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए, ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ। तो यहां तक स्थिति आई तो पूरा विपक्ष जो है वो किस तरीके से एकजुट नजर आया। और इसी तरीके से कल राहुल गांधी के मसले पर भी, कल भी और परसों भी, दोनों दिन जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई और सत्ता पक्ष को बैकफुट पर भेज दिया, और इतना बैकफुट पर भेजा कि मोदी जी जो है वो सदन के अंदर आने की हिम्मत जुटा नहीं सके, और अभी भी सदन के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिल्कुल, और कहा वहां पर विपक्षी सांसद भी कह रहे हैं कि हम भी उस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री आएंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। सुनते हैं डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री के ना आने पर, ना बोलने पर और संसद में जो कुछ हो रहा है उस पर। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सदन में बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मुद्दे थे, क्योंकि बनारस में जो किस तरह से मरने करने का घाट को जो ध्वस्त किया गया है बुलडोजर चला के, और जिस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तो हमें अपनी बात भी कहनी थी प्राइम मिनिस्टर से। तो हम उम्मीद कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन वो संसद में नहीं मौजूद रहे। तो कई मुद्दे हैं जिन पर हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन नहीं आएंगे। मणिकर्णिका घाट का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से समाजवादी पार्टी उठा रही है अमलेंदु जी, और उसको लेकर संसद के परिसर में भी प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन वहाँ ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हो रही है, और जिस तरीके से चीन के साथ जो मुद्दा है, जो जनरल नरावणे की किताब का मुद्दा है जो राहुल गांधी ने उठाया था, उन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं। कैसे उसका बचाव किया जाए इस कोशिश में, तो उसका तरीका यही है कि सदन की कार्यवाही चलने ही न दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तरीका यही है कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी जाए, और सदन की कार्रवाई जो है वो बार बार बाधित की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष जो है खुद सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। कल प्रियंका गांधी ने भी यही कहा था कि सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन चले, और इसीलिए उसके नेता जो है, यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री जो वो खुद व्यवधान पैदा करते हैं। मणिक्कम टैगोर हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार जो है वो खुद नहीं चाहती कि सदन चले, और सरकार ही सदन को बाधित कर रही है। तो सुनते हैं मणिक्कम टैगोर को क्या कह रहे हैं। और सदन की कार्यवाही आज फिर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, और आज तो बिल्कुल लग रहा था कि सुबह तैयारी से ही आए हैं स्पीकर ओम बिरला कि पूरा दोष विपक्ष पर मढ़ते हुए, और उन्होंने कार्यवाही स्थगित कर दी। बहरहाल मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो बाधित कर रहा है सदन को, और लगातार ये देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है अमलेंदु जी कि इसमें स्पीकर का रोल भी बहुत ही ज्यादा, एक कह लीजिए कि आपत्तिजनक है कि ये आपको तय करना है, और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर कि कार्यवाही कैसे चले। रोज रोज स्थगित कर देना कोई तरीका नहीं होता है। बहरहाल मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। Do you believe he will speak in Parliament on Rajya Sabha today? We know that they blocked the leader of opposition. Opposition voice Rahul Gandhi ji was not allowed to speak, and now
they are unable to speak. The Prime Minister is unable to speak in Lok Sabha. The way the ruling party, particularly the Parliamentary Affairs Minister, is blocking in an organized way the leader of opposition. Now it is getting reaction, and we need to understand that people are watching, and this government's mishandling of the Parliament, particularly the presidential address, will be remembered in history, because if Prime Minister Modi is not speaking in Lok Sabha, he will be the first Prime Minister who would not have spoken in Lok Sabha on the motion to thank the Honorable President. This is very, it shows the fear mentality of the Prime Minister, why he is afraid to come to Lok Sabha. तो ये किस तरीके से संसद को बाधित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है, और खुद सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं मणिकम टैगोर की संसदीय कार्य मंत्री खुद जो है व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वो बार बार उठकर खड़े होते हैं और लगातार वो दिखाई भी पड़ता है। कह रहे हैं मणिकम टैगोर की जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी, खासकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संगठित तरीके से रोक रहे हैं, हम सत्ता पक्ष द्वारा संसद को गलत तरीके से हैंडल करते हुए देख रहे हैं। अगर पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में नहीं बोलते हैं तो ऐसा करने वाले पहले पीएम होंगे। पीएम लोकसभा से क्यों भाग रहे हैं? तो पहले पीएम अब वो बन गए, रिकॉर्ड उन्होंने आज बना ही दिया। अमलेंदु जी बिल्कुल बनाई दिया। 70 सालों में ये भी पहली बार है कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब नहीं दिया, बहस शुरू ही नहीं हो पाई। तो ये 70 सालों में ये भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। तो बहुत रिकॉर्डधारी हैं, गिनीज बुक ऑफ लिम्का क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें उनका नाम आना चाहिए। 70 सालों में कितने रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं, उनमें एक रिकॉर्ड ये भी जुड़ गया कि 70 सालों में ऐसा पहली बार कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री बिना जवाब दिए हुए विपक्ष का सदन से भाग गए। तो ये जो कहा जाता है, एक बार मुझे याद है कि अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में, सवाल भी मेरा ही था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। हाँ। लेकिन ये बोलने वाला प्रधानमंत्री वो है जो संसद में नहीं बोलता है और संसद में बुलवाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। हाँ, संसद में बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। और 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जो सबसे कम जो है सदन में पहुंचे हैं। जी हाँ, सबसे कम सदन में पहुंचे 70 सालों में ये भी है। पता नहीं 18 घंटे काम कौन सा करता है अगला बंदा, भाई समझ में नहीं आता। संसद में तुम नहीं जाते, पीएमओ में तुम नहीं जाते, पीएमओ में जाते हो तो मीडिया में जो है ब्रेकिंग आने लगती है कि प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे। तो भाई तुम 18 घंटे काम क्या करते हो? लेकिन अपने जो पार्टी की ओर से जो बोलने वाले नेता भेजे भी जाते हैं अमलेंदु जी, वो क्या बोलते हैं और किस तरीके से, जो कल जिस तरह निशिकांत दुबे ने बातें बोली हैं, जिसको लेकर जयराम रमेश भी अभी कह रहे थे कि सारी बातों को हम खारिज करते हैं और कहां से उठा कर ले आते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, वो भी कह रहे हैं कि इन बेमतलब की बातों के लिए संसद नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है और बीजेपी के लोग यहां वाहियात बातें लेकर चले आते हैं। सुनते हैं अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। देखिए, गांधी नेहरू का इतिहास तो जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी लोगों के सामने है। तो इस तरह के वार्तालाप में, इस तरह के आचरण में आज देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे देश में करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। आज किसान तबाह है, बर्बाद है, उसको उठाने के लिए चर्चा करनी चाहिए। आज चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस पर सोचना चाहिए। इस तरह की बातें देश के सामने आनी चाहिए और किसका कौन सा इतिहास रहा, किसने क्या किया है, अब भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, उसको देश के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए।
तो संसद जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए होती है। संसद इतिहास की पढ़ाई के लिए क्लासरूम की किताब और व्हाट्सएप की में जो कुछ लिख कर आ रहा है उनको वहां किताब के रूप में पढ़ने के लिए वो जगह नहीं है। बहुत ही बहुमूल्य समय होता है संसद का। आखिर संसद का समय क्यों जाया हो रहा है और संसद में हो भी क्या रहा है? केवल स्पीकर बोल रहे हैं और स्पीकर के बोलने के बाद कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। एक बार फिर देखते हैं सुबह 11 बजे कैसे स्थगित हुई और उसके बाद जो 11 बजे को हम लोगों ने देखा, लेकिन 1 घंटे बाद जब फिर से सदन शुरू होती है लोकसभा की कार्यवाही, उसके बाद क्या होता है कि वो ध्वनिमत से पारित कर दिया जाता है। फिर तो संसद में सांसदों के आने की जरूरत भी नहीं है। अब सारी चीजें जब ध्वनिमत से ही पारित हो जा रही हैं तो फिर क्या जरूरत रह जाती है? एक बार देखते हैं। और बहुत ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है जिस तरह से संसद की कार्यवाही चल रही है। देखते हैं 12 बजे किस तरीके से स्थगित हुई है लोकसभा की कार्यवाही। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्रीपद यशो नाइक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री एल मुरुगन। Speaker sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sushri Sobhas Karandaleji, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned of serial number 3 of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Item number 4, Shri L. Murugan. Respected Speaker sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Tokan Sagu, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 4 of today's revised list of business. Item number 5, Shri Suresh Gopi. Respected Speaker sir, with your permission, I rise to make the statement of the House listed against my name on serial number 5 in today's revised list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas 2024-2025 on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 23rd report of the Committee 2023-24 on review of policy on import of crude oil pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत
संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर, तख्तियां, नारेबाजी न करे, आप सदन को चलने दें। बजट पर, महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये हम लोगों ने उस पूरी प्रक्रिया को दिखा भी दिया अमलेंदु जी, कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने वोटिंग भी करा ली 10-20 सेकंड 30 सेकंड के भीतर, और उसके बाद घोषित भी कर दिया कि इसमें जो उसका प्रस्ताव पर जो समर्थन करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित भी कर दिया। हाँ, मतलब हाँ की आवाज़ तो आई, मगर ना की तो कोई आवाज़ आई नहीं। तो फिर ये क्या, तो फिर बहुमत से क्यों, फिर सर्वसम्मति कही, फिर बिल्कुल सर्वसम्मति तो कहा नहीं, बहुमत से कह दिया। तो बहुमत से कैसे हो जाएगा, ना की कोई आवाज़ नहीं आई तो कैसे हो गया। इसी तरीके से कल एक बड़ा अच्छा ज्ञान दिया था बिरला साहब ने, उन्होंने बताया ये उच्च सदन है, ये उच्च सदन है। तो अब अगर हमारा स्पीकर जो लोकसभा को बताया कि लोकसभा कोई उच्च सदन है, तो आप समझ लीजिए संसदीय परंपराओं का, संसदीय कानूनों का कितना ज्ञान है। मतलब ये तो एकदम समीर जी, मतलब जो अर्हता होती है उसके खिलाफ है ये। आप उसके अर्ह ही नहीं है आप, कि आप जो है बन सकें लोकसभा के अध्यक्ष। अगर आप लोकसभा को बता रहे हैं कि उच्च सदन है, तो आप इसके योग्य नहीं है। फिर आपने अपनी अयोग्यता साबित कर दी है ये कह के कि ये जो है उच्च सदन है। बहरहाल, लेकिन योग्यता तो साबित कर रहे हैं कि स्पीकर के पद पर बैठकर वो क्या कुछ कर रहे हैं, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि जिस वजह से उनको बनाया गया है, उस अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो उनकी योग्यता है, उसको पूरा वो वहाँ पर पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। हाँ, उसे अपनी पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि जो जिस काम के लिए उनको बनाया है मोदी जी ने, तो मोदी जी का काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनको कोई पुरस्कार मिलता हो तो वो दे दिया जाना चाहिए कि मोदी जी के काम को बखूबी जो है वो अंजाम दे रहे हैं बिरला जी। हाँ, लेकिन अभी तो बजट पर भी चर्चा होनी है, और जिस तरह से गतिरोध बना है तो ये लगता नहीं है कि ये गतिरोध टूटने वाला है, क्योंकि विपक्ष यहाँ अपने उन जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं राजीव राय, क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से ये संसदीय गरिमा को तार तार करने की कोशिश हो रही है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि प्रधानमंत्री और एलओपी बोल भी नहीं रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित मान लिया जा रहा है। सुनते हैं राजीव राय को क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तो आए नहीं थे, हाउस एडजर्न कर दिया गया था, महिलाएं खड़ी थी, उसके बाद उधर से कोई कमेंट हुआ, महिलाएं उत्तेजित हो गई। ये इन लोगों के संस्कार का परिचय देते हैं। ये चाहते हैं कि सदन बिना विपक्ष के चले, किसी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये तानाशाही घोषित कर दे ना, मार्शल लॉ घोषित कर दे, तानाशाही घोषित कर दे, खुद को स्वयं भू राजा घोषित कर दे, क्या फर्क पड़ता है, यही है सर। तो ये यहाँ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत गंभीर बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। कल जब वहाँ पर महिला सांसद वो वहाँ पर ट्रेजरी बेंच पर जाकर वो नारेबाजी कर रही थी और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रही थी, तो कह रहे हैं राजीव राय, चूंकि वो मेंबर है, वो भी उस समय वहाँ पर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि जो टिप्पणियाँ की गई महिलाओं के खिलाफ, बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ की गई। हाँ, ये बता रहे हैं कि बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा की गई हैं। हाँ। तो यानी पूरा असली चाल चरित्र चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो अपना दिखा दिया है कि ये कितने निम्न स्तर के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं, ये उनको सोचने का काम है कि आपने किन निम्न स्तरीय लोगों को आपने वोट देकर के संसद में पहुंचाया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर और किस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, किस तरह से फप्तियां कसी जा रही हैं महिला सांसदों पर, पूर्व प्रधानमंत्रियों पर, नेताओं पर, और वहां इन सत्ता पक्ष के लोग इन सब चीजों को कहने की, करने की उनको छूट है। स्पीकर ने किसी के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया है। यहां विपक्ष मांग कर रहा है कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, तो विपक्ष के 8 सांसदों को एक झटके में निलंबित कर दिया जाता है।
एक बार सुनते हैं अजय राय क्या कह रहे हैं, क्यों सरकार भाग रही है और क्यों सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहती है। अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था और उनका दावा है कि वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रशासन ने बेईमानी से और वोट चोरी से उनको हरा दिया। बहरहाल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। 8 तारीख को हम संविधान संवाद ये 5वां करने जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग हमारी सीतापुर से हुई थी और सोनभद्र, हमारी लखनऊ, आगरा और बनारस 8 तारीख को होगा शास्त्री घाट पे 11 बजे। और संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को ताकत देने के लिए, संविधान को जो सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को ये नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी नहीं बोलने दे रहे हैं लोकसभा में, ये सारी बातें मजबूती से 8 तारीख उठेंगी। और निश्चित तौर से जो आज बनारस में भी जो अत्याचार अन्याय इन्होंने किया है, ये सारी बात हम 8 तारीख को रखेंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे पवन खेड़ा जी जो राष्ट्रीय हमारे चेयरमैन है मीडिया के, सुप्रिया जी, और हमारे 5 सांसद इमरान मसूद जी से लेकर उज्जवल रमण जी, राकेश राठौर जी, हमारे केएल शर्मा जी, तनुज पूनिया जी और सभी नेतागण यहाँ रहेंगे। और इस जो संविधान की रक्षा, संविधान को बचाना, ये हमारा कर्तव्य, उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, जो जनरल, आर्मी के जनरल जो सेना के अंदर उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उन्होंने देश हित के लिए वो किताब लिखी है, राष्ट्र हित के लिए लिखी है। सरकार को लग रहा है कि सरकार की नाकामियों को उन्होंने लिखा है, तो इस नाते सरकार उसको पब्लिश नहीं होने दे रही है। पर देश हित के लिए सेना का जिन्होंने पूरे जीवन भर समर्पण के साथ काम किया है, उस किताब को तत्काल पब्लिश कराया जाए और हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए। जनरल नरवाणे की जो वो बात कहना चाहते हैं, किताब का अंश बोलना चाहते हैं, उसको बोलने, पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, तत्काल हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए और उस किताब को पब्लिश कराया जाए। 8 सांसदों को भी सस्पेंड, उनका भी सस्पेंशन निरस्त हो और उनको तत्काल, उनको सम्मान से वहां उनको यथाचित स्थान मिले और निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को पूरा। तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है और गतिरोध बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से। लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो, जरूरी मुद्दों से भटकाया जाए, संसद में किसी को बोलने न दिया जाए, इन सब के बावजूद अगर सरकार को यह भरोसा रहता है कि वो चुनाव में जीतेगी ही, तो इस भरोसे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह भरोसा उसको कहां से मिल रहा है। और SIR जो कराया जा रहा है अभी 12 राज्यों में, उसके बाद दूसरी जगहों पर भी कराया जाएगा, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, चाहे संसद में भी, कल अमलेदु जी जिस तरीके से कमल हासन ने तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने इसको लेकर जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर। कहा कि बिहार में जिंदा मृतकों की जमीन बना दिया गया बिहार को, और अब यही काम तमिलनाडु के लिए हो रहा है। 1 करोड़ लोगों को, जीवित लोगों को वहां मुर्दा घोषित करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे, और यह काम कर रहा है चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, लंबा ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने एक BLO के बयान को भी उसमें टैग किया हुआ है कि किस तरह BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि एक खास मतदाता वर्ग को आप मतदाता सूची से हटाइए, उनके लिए आप फॉर्म 7 भरिए। लिख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के BLO को प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर, धमकाकर PDA समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश कर रहे हैं। SIR में फॉर्म 7 के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए और हर वोटर के मत देने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए। BLO से जबरदस्ती कर रहे अपराधियों के विरुद्ध FIR लिखवाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। जब तक वैध व्यवस्था न बन जाए, फॉर्म 7 का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाए और अब तक जो फॉर्म 7 जमा हुए हैं उन सब को रद्द निरस्त किया जाए। दावा आपत्ति की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। देश की जनता के वोट काटने के षड्यंत्र के पीछे कौन सी देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, इसकी न्यायिक जांच हो। देश के ईमानदार पत्रकार और अधिकारी सामने आएं और देश विरोधी ताकतों से लड़ने में हमारा साथ दें।
पीडीए प्रहरियों से अपील है कि वो हर वैध बनाने बचाने के कार्य में पूरी मुस्तैदी से लगे रहें, भाजपाइयों की धांधली को उनकी होने वाली हार की हताशा माने और भाजपाइयों के घपलों के सबूत इकट्ठा करके उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी करें। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीए परिवार बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपाई डर रहा है। और इन्होंने एक बीएलए का जो एक बयान है उसको भी टैग किया है, बीएलओ का, उसको सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। पिताजी का नाम? श्री जगदीश सिंह। अच्छा, आपका क्या पद है इस क्षेत्र में? मैं सर प्राथमिक विद्यालय रामपुरा मूंज में सहायक अध्यापक पद पे हूँ। अच्छा। और अभी जो एसआईआर में विशेष इसमें अभियान में बीएलओ बनाया गया मूंज में। अच्छा, फिर आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं सर नगला चौपला से नोटिस बांट के घर घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था उसमें? ध्रुव कटेरिया, हाँ, आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ, पुत्र काशीराम। हाँ। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ, हाँ, इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। हाँ। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो, तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा भोसड़ी कि तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। अच्छा, जूता भी उतारा? हाँ बिल्कुल, कई बार जूता मारने का प्रयास किया। अच्छा जी। फिर आपने क्या किया? मैं अकेला था, मैं क्या कर पाता, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इन्होंने तो ये वहां पर वीएलओ बता रहे हैं कि किस तरीके से जबरन उनसे नाम कटवाने के लिए को दबाव डाला जा रहा है, और ये दबाव कौन डाल रहा है भी बड़ा सवाल है। और इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, गाजियाबाद का भी मामला था, इसके अलावा और कई जगहों पर। अमेठी का एक और ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, और उसमें भी वो लिख रहे हैं कि किस तरीके से वहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर लोगों के नाम कटवा रहे हैं। तो ये क्या कुछ हो रहा है चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। और अब तो अखिलेश यादव ने कहना भी बंद कर दिया चुनाव आयोग से, सीधे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप इसका संज्ञान लीजिए। लिख रहे हैं, एक पत्र उन्होंने लगाया हुआ है और लिख रहे हैं कि एक बेहद गंभीर मामला है कि अमेठी भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक बीएलओ से मारपीट की। उन्होंने महिला बीएलओ पर जबरन पीडीए समाज का वोट कटवाने व भाजपा समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला। उनके मन मुताबिक काम न करने पर बीएलओ को अपमानित किया गया और घटना का वीडियो बनाते हुए उस महिला बीएलओ के पति का मोबाइल छीन लिया। इस संदर्भ में सरकारी काम में बाधा डालने, महिला से अभद्रता करने, मोबाइल छीनने और हिंसक भाषा व्यवहार इत्यादि का मुकदमा दर्ज किया जाए, तत्काल संज्ञान लिया जाए। हम इस घटना के संदर्भ में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। अमेठी की बात है, गाजियाबाद, जगह जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और यही नहीं, न केवल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किस तरह से आए और एफआईआर दर्ज कराने खुद वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर दिखाया भी था हम लोगों ने, वहां एफआईआर नहीं दर्ज की।